हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। माय नेम इज़ गुरविंदर सिंह और मैं आपको करवाऊंगा पॉलिटिकल साइंस, क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले अपने जानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। आपने क्लास 10th तक SST, सोशल स्टडी या सोशल साइंस जो भी आप बोलते हो आपने पढ़ी है। अब उसमें और पॉलिटिकल साइंस में क्या डिफरेंस है, पॉलिटिकल साइंस इससे कुछ क्या स्पेसिफिक है, अपने वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या है, पॉलिटिकल का मतलब क्या है। तो जो वर्ड है पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स, सबसे पहले जब अपने जहन में ये वर्ड आता है पॉलिटिक्स, तो अपने समझते हैं कि इसका मतलब है कि पावर लेने के लिए, अथॉरिटी लेने के लिए फेयर या अनफेयर तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई होती है, जैसे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तो उसमें जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं पॉलिटिक्स। ठीक है, ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? तो सबसे पहले ये जो पॉलिटिक्स वर्ड है ये आया कहां से? पॉलिटिक्स एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या है पॉलिटिक्स का मतलब? इसका मतलब है अफेयर्स ऑफ द सिटी, अफेयर्स ऑफ द सिटी। कई जगह इसका मतलब सिटी स्टेट लिखा होता है, वो भी सही है, लेकिन वो थोड़ा सा हाई वर्ड है, उसके बारे में अपने फिर चर्चा करेंगे। इसका मतलब अफेयर्स ऑफ द सिटी, यानी किसी सिटी को, किसी शहर को चलाने के लिए जो बातें हैं उसे बोलते हैं पॉलिटिक्स। अब वो कैसे, समझिए। लाखों साल पहले, बेसिक से देखते हैं अपने, लाखों साल पहले सभी जानवर जंगल में रहते थे। उसमें से एक ह्यूमन भी था, आदि मानव, अर्ली मैन, वो भी जंगल में रहता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इनके माइंड की डेवलपमेंट हुई, इनको ये महसूस हुआ कि ग्रुप में रहने से, अकेले रहने की तुलना में ग्रुप में रहने से ज़्यादा फायदा है, ज़्यादा सिक्योरिटी है, ज़्यादा इनको प्रोत्साहन मिलेंगे। तो जो ह्यूमन है, ना कि सिर्फ ह्यूमन, बाकी भी जानवर ग्रुप्स बनाकर रहने लगे। ओके, अब इस ग्रुप्स में किसकी बात मानेंगे, ग्रुप्स का हेड कौन होगा? तो इसके लिए कुछ तरीके अपनाने लगे। भी इसका हेड कौन होगा? जो इनमें से सबसे ज्यादा टैलेंटेड होगा, सबसे ज्यादा जिसके पास काबिलियत होगी, वो इस ग्रुप को लीड करेगा, वो इसका होगा लीडर होगा। अब लीडर कौन होगा? इनमें से वोटिंग कर लेते, जो सबसे अच्छा होता, सबसे ताकतवर होता, वो लीडर बन जाता। अब छोटे से ग्रुप तक तो ये चीज ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे ये चीज बड़ी हुई, नए नए कॉन्फ्लिक्ट्स आए, नए नए संघर्ष पैदा हुए। कोई कहता है कि हमने ये पॉलिसी माननी है, कोई कहता है कि हमने वो पॉलिसी माननी है, कोई कहता है कि शिकार शाम के समय करना है या कैसे करना है, किसका शिकार करना है, अलग अलग चीजें हैं। किस पे इन्वेस्टमेंट करनी है, थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाए, किस पे इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या बनाना है। तो इन सब के लिए, इन सभी के लिए एक रूल बुक बनाई जाती है, जिसे बोलते हैं कोड बोल देते हैं या कोई रूल बुक। तो किसी सिस्टम को चलाने के लिए कुछ रूल्स होने जरूरी हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपना स्कूल है, स्कूल को चलाने के लिए कुछ रूल्स हैं भी। जैसे सर्दियों की बात करें तो 10 बजे स्कूल लगेगा, फिर आएंगे, फिर प्रेयर होगी, फिर उसके बाद क्लासेस लगेंगे अपनी, फिर हाफ टाइम होगा, फिर क्लासेस लगेंगी, फिर फुल टाइम छुट्टी हो जाएगी। ऐसे ही चलता है ना। उसके अलावा टीचर्स का भी शेड्यूल है, भी इस टाइम पे ये टीचर आएंगे, साइंस वाले पढ़ाएंगे, फिर मैथ्स वाले पढ़ाएंगे। ऐसे बच्चों का भी है, कहीं बाहर जाना है तो परमिशन लेके बाहर जाना है, वॉशरूम जाना है, कहीं भी, ये तो नहीं कैसे भी चले गए। अगर कोई कभी भी आ रहा है, कैसे भी चला गया, कुछ भी कर रहा है, तो स्कूल नहीं चलेगा, वो स्कूल नहीं रहेगा। तो एक वेल मेंटेन सिस्टम को चलाने के लिए कुछ रूल्स की आवश्यकता है, कुछ रूल्स जरूरी हैं। अब ये रूल्स ही, या इस रूल से ही अपना पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट होती है। अब पॉलिटिकल साइंस में अपने क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? पॉलिटिक्स का सीधा मतलब बोल सकते हैं अपने कि सेट्स ऑफ एक्टिविटीज दैट आर एसोसिएट विद मेकिंग डिसीजन इन ग्रुप्स। ओके, ये मतलब है पॉलिटिकल साइंस का। अब कुछ बुक्स लिखी हुई हैं पॉलिटिकल थिंकर्स ने, उसमें से एक फेमस बुक है, प्लेटो की बुक है रिपब्लिक। इसके अलावा जो एरिस्टोटल है, जिसको अपने अरस्तु बोलते हैं, उनकी बुक है पॉलिटिक्स। ये बुक्स हैं जहां से इसकी स्टार्टिंग मानते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस की जो बुनियादी चीजें हैं वो यहीं से स्टार्ट हुई हैं। अब पॉलिटिकल साइंस का अपने यहाँ पर क्या कंट्रीब्यूशन है, अपने पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़नी चाहिए? तो देखिए, अपनी जो डेली लाइफ है उसमें पॉलिटिकल साइंस बहुत जरूरी है। कैसे? पॉलिटिकल साइंस का मतलब है एक ग्रुप जिसके द्वारा एक पूरा सिस्टम, एक पूरी कम्युनिटी या एक पूरा स्टेट या पूरी कंट्री रन की जाती है। एक सिस्टम को चलाने के लिए ग्रुप बैठा है। अब
सिस्टम में क्या कुछ है, जैसे अपने एक देश इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पर एक सिस्टम है, जैसे कहीं पर क्राइम हो गया अपने पुलिस बुला लेंगे, कहीं पर आग लगी है फायर ब्रिगेड बुला लेंगे, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया अपने एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। तो पूरा एक सिस्टम चल रहा है। अपने को कोई जरूरत है तो हम कलेक्टर से, डीएम से या एसडीएम से मिलते हैं। कोई भी चीज़ है, हमने कोई राशन कार्ड बनाना है, कुछ बनाना है तो नगर पालिका एक अथॉरिटीज है। तो पूरा सिस्टम चलाने के लिए ग्रुप की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके बारे में जो अपने पढ़ेंगे, जहाँ पर पढ़ते हैं अपने, तो वो है हमारा पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में गवर्नेंस आ जाती है। इसके अलावा और क्या जाता है, और क्या कुछ आ जाता है? सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे वो है गवर्नेंस। ओके, और अपने क्या पढ़ेंगे इसके अलावा, किसी एक गवर्नेंस की किसी दूसरी गवर्नेंस के साथ क्या रिलेशन है। जैसे इंडिया में एक गवर्नेंस है, पाकिस्तान में भी गवर्नेंस है, तो इनके आपस में क्या रिलेशन है। इंडिया के अमेरिका से, इंडिया के रशिया से, रशिया के अमेरिका से, चाइना से क्या रिलेशन है, ये सब भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। इसके अलावा हर देश की, हर कंट्री की अपना एक अलग सिस्टम है उनकी गवर्नमेंट चलाने की। कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर मोनार्की है, कहीं पर डिक्टेटरशिप है, कहीं पर डेमोक्रेसी है। अब इसका मतलब आपको पता होगा, जैसे पहले क्या था हमारे देश में भी, बाकी दुनिया में भी। तो सबसे पहले जो सिस्टम को चलाने के लिए पूरे एक सिस्टम का एक हेड होता था, वो होता था राजा लोग। तो उस चीज को बोलते हैं मोनार्की। ओके, उसके बाद वहां थोड़ा सिस्टम बदला, लोगों ने प्रोटेस्ट किए, विरोध हुआ, मूवमेंट हुए, आंदोलन हुए। उसके बाद एक गवर्नमेंट बन गई, वेल स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट, जिसको वहीं के लोगों ने चुना था। उसे बोल दिया गया रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब जैसे अपने इंडिया में है। अब इंडिया को हेड कौन कर रहे हैं, इंडिया की लीड कौन कर रहे हैं, जो पूरे इंडिया को चला रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी बॉडीज हैं, लेकिन एक मेन हेड है प्राइम मिनिस्टर। जैसे आज के टाइम में अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी एक रिपब्लिक प्राइम मिनिस्टर है, एक चुने हुए रिपब्लिक कंट्री के। ओके, मोनार्की क्या होती है, जहां पर राजा थे, जैसे पहले थे अकबर, महाराणा प्रताप, जय सिंह, ये सभी राजा थे। यहाँ पर इनके अंडर जो राज चलता था उसे बोलते थे मोनार्की। अब रिपब्लिक, मोनार्की के बाद आ गया रिपब्लिक। कई जगह रिपब्लिक है जो वो थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, जैसे मान लो नॉर्थ कोरिया है, वहां पर भी सरकार है, गवर्नेंस है, लेकिन वो सरकार सीधी सीधी जनता द्वारा इलेक्ट नहीं है। जनता की वो बात नहीं मानते हैं, वहां पर वो फ्रीडम नहीं जो हमारी कंट्री में है। उस चीज को बोलते हैं डिक्टेटरशिप। इस प्रकार कई सिस्टम है गवर्नेंस को चलाने के। ये थोड़ा सा बेसिक एक इंट्रोडक्शन था पॉलिटिकल साइंस का। अब अपने क्या पढ़ना है, हमारे +1 की 11th क्लास की साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में क्या कुछ आ रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपनी जो पहली बुक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपने पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अपनी फर्स्ट बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, संविधान है क्या? अपने पिछली कक्षाओं से, प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो है क्या। वैसे तो आपको बेसिक नॉलेज पता होगी क्या है संविधान। संविधान एक बुक है जिसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए हैं कि कैसे इंडिया में गवर्नमेंट बनेगी, कैसे वो चलेगी, क्या उनकी पावर्स है, क्या उनकी लिमिटेशन है। समझिए ना, जैसे पहले तो राजा था, राजा का बेटा राजा बन गया, कोई इसमें नया रूल नहीं था। लेकिन अब है, अब जो हमारे देश का हेड है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, वो पब्लिक द्वारा इलेक्टेड होंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी है। तो अब वो कैसे इलेक्ट होंगे, क्या उनका काम है, क्या उनकी पावर्स है, ये सब कुछ एक बुक में लिखा है जिसे बोलते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। अब अपने इसके बारे में, अपने जो पहला चैप्टर है अपने उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर अपना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है और अपने इसको क्यों माने, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले
इसका पहला टॉपिक यह है कि वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम कह दें कि भी हमें इसकी जरूरत ही क्या है, इस बुक की, इन रूल्स की जरूरत ही क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है जो, इसकी हमें क्या जरूरत है, इसके बिना काम चल सकता है क्या? तो बिल्कुल इसकी जरूरत है। इसकी जरूरत क्या, देखिए हमारी जो सोसाइटी है उसमें अलग अलग कास्ट के, अलग अलग लेवल के लोग रहते हैं, वो सभी इकट्ठे रहते हैं, कोऑर्डिनेशन रहते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब सभी अपने से प्रेम से सहभाव से रहते हैं, कोई किसी का विरोध नहीं करता। यहाँ पर सभी, चाहे वो पुअर है चाहे रिच है, चाहे कोई फार्मर है चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई भी है, चाहे कोई इंजीनियर है चाहे कोई डॉक्टर है, सभी आपस में एक साथ रह सकते हैं और किसी का कोई विरोध नहीं होता। इस कारण कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। अब पहले के समय में क्या होता था, आपको पता है जब राजा थे, आपने फिल्म मूवी में या कहानी में सुना होगा कि राजा सब कुछ कर रहा है। अगर राजा का मन है, राजा ने देख लिया कोई क्राइम कर रहा है, तो चाहे उसने क्राइम किया है या कोई उसके खिलाफ प्रूफ है या नहीं है, कुछ नहीं पता, अगर राजा को गुस्सा आ गया तो उसको सजा दे देगा। राजा उसको कुछ भी कर सकता है, राजा जितना चाहे टैक्स लगा सकता है, कोई किसी उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, सब कुछ एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता है। और ये हमें अथॉरिटी या फिर ये हमें जो प्रिविलेज किसने दिए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। पहले क्या था, किसान थे, किसानों के पास जमीन थी, अब उस जमीन में फसल हो या ना हो उनको टैक्स देना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में फार्मर्स को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसके अलावा जो लोग एक पर्टिकुलर इनकम कर रहे हैं अपनी, उनको भी अपने इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। अगर उनकी इनकम कम है तो उनको कम टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो हमें ये जो विशेषाधिकार दिए हैं, ये हमें हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। ठीक है, तो पहली बात तो समझिए, आप समझ गए होंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। तो इसका पहले, सबसे पहला इसका जो बेसिक पॉइंट है क्या है कि इट अलाउ अस कोऑर्डिनेट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ जो हमारा कंडीशन है वो अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। अब इसका मतलब क्या है, एक तो सभी यहाँ पर लोग एक कोऑर्डिनेशन से रहते हैं, एक इनमें एक अश्योरेंस है भी हम हमारे कंट्री में सेफ हैं। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हमें कोई भी सजा नहीं मिलेगी, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर अपने कुछ नहीं कमा रहे हैं, अपनी जमीन खाली पड़ी, तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये चीजें हमें अश्योर करती है हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन अश्योर करता है कि हम हमारे देश में ढंग से सर्वाइव कर रहे हैं, हमें अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। अब ये क्या है, स्पेसिफिकेशन लिख, आप साथ साथ लिख सकते हो, लिखना चाहो तो स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। अब ये क्या है, हमारे देश में जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट बनेगी, तो उस गवर्नमेंट को राइट्स हैं कि वो हमारे लिए पॉलिसी बना सकते हैं, हमारे लिए डिसीजन ले सकते हैं। अब हमारे आज के टाइम में हमारे कंट्री की पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, लगभग 130 करोड़ लोग हमारे कंट्री में रहते हैं। अब सभी के लिए कुछ डिसीजन लेने हैं। अब सभी के सभी लोग डिसीजन लेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो डिसीजन लेने के लिए कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, लोग हैं, जैसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट। उसमें मिनिस्टर आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, कैबिनेट है, सब कुछ है। इसके अलावा नीचे उनके वर्कर्स हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, IAS IPS, सभी ये काम करने के लिए हैं। तो उनको स्पेसिफिकेशन पावर्स दी गई हैं ताकि वो हमारे डिसीजन ले सकें। ओके, नेक्स्ट है, ये सभी अपने देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या कुछ मिला है। एक तो कुछ लोग मिले हैं जो हमारे लिए डिसीजन ले रहे हैं। अब इसी का आगे पार्ट है लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अब इसका मतलब क्या है, अब इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी कंट्री है,
तो इसकी जो गवर्नमेंट है वो कितनी पावरफुल होगी। आप जानते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कितने पावरफुल हैं। अब कभी उनके मन में ऐसा कुछ आ जाए कि मैं कुछ गलत कर लूँ, अपनी पावर का मिसयूज कर लूँ, आ सकता है, सभी के मन में आ सकती है। तो उनकी पावर्स पर कुछ लिमिटेशन लगाई गई है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, मौलिक अधिकार, हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, इसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। जैसे उसमें से एक है राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, ऐसे कई हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन है, हमें पढ़ने का अधिकार है, हम स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हमें रोक नहीं सकती। इसके अलावा राइट टू वोट, हम वोट कर सकते हैं। राइट टू स्पीच, हम बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, ये सब। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो गवर्नमेंट मुझे रोक नहीं सकती है। आप पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो आपको गवर्नमेंट रोक नहीं सकती है। ये नहीं है कि कल को कोई आ जाएगा कहेगा यही करना है। या फिर मान लो आप एक पर्टिकुलर किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, जैसे कोई हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, तो ये नहीं है कि गवर्नमेंट आएगी और आकर कहेगी आपको तो क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी है या आपको इस्लामिज्म फॉलो करना है या आप सिर्फ हिंदू रह सकते हो, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोटेक्ट करता है ऐसे ही, और गवर्नमेंट की पावर पर लिमिटेशन लगाता है। जैसे पहले राजा थे, अब राजा गुस्सा आ गया राजा को कि इस बंदे ने गलत किया है तो जो मर्जी सजा दे देता। अब किसी बंदे ने चोरी की है, थोड़ी बहुत चोरी की है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग सजा मिल जाएगी, 2 साल 3 साल जो भी है। लेकिन राजा के मूड पे था पहले, उसको गुस्सा आ गया तो चाहे लाइफ टाइम जेल दे दो, कई बार फांसी लगा देते, कोई इसकी वो लिमिटेशन नहीं थी उसकी पावर पर। लेकिन आज के टाइम में लिमिटेशन है, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि किसके लिए क्या करना है। ओके, वो अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, उसके अंदर करना पड़ेगा उनको। नेक्स्ट देखते हैं एस्पिरेंट एंड गोल्स सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें और क्या दिया है, एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। अब इसका मतलब क्या है, आज से 75 ईयर्स अगो हमारा 73 ईयर्स अगो हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस हुई थी, ब्रिटिश रूल के अंदर थी, पहले अंग्रेजों की गुलाम थी। तो उससे पहले क्या था, हमारी कोई इच्छाएं नहीं थी, कोई इच्छाओं का सम्मान नहीं था, जैसे अंग्रेज चाहते वैसे हमसे वो करवाते थे। तो जब वो आपने कभी मूवीज में देखा होगा कि वो लोग सोचते थे कि आज़ाद भारत कैसा होगा, कैसे होना चाहिए। भी एक किसान है, वो सोचता था यार मैं खेती नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी फसल नहीं उग रही है, बरसात नहीं हो रही है, फिर भी मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। एक गरीब घर का बच्चा सोचता था यार मैं भी कैसे उन बच्चों की तरह पढ़ पाऊंगा, स्कूल जा पाऊंगा। तो हमारे कुछ एस्पिरेशन थी भी, हम जब देश आज़ाद हो जाएगा तो ये करेंगे, सभी को नौकरी मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, हम भी गाड़ियों में घूमेंगे, हम भी लोगों से मिलेंगे, अच्छे कॉलेज स्कूल में पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, लोगों से वार्तालाप करेंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकेंगे। ओके, तो यहाँ इसके अलावा कुछ क्राइम्स थे, जैसे दहेज वाले हो गए, तो इनको कम करेंगे, सती प्रथा, बाल विवाह, आपने सुना होगा, ये सभी एक्सप्लॉयटेशन, शोषण है। पहले क्या था, किसी से काम करवाने, अंग्रेज हैं या फिर राजा लोग थे, उन्होंने किसी से काम करवाना है, अगर उनका मन है कि उन्होंने बिना पैसे दिए काम करवाना तो वो काम करवाते थे और उनको कोई रोक भी नहीं सकता था। तो लोग सोचते थे कभी देश आज़ाद हो, रिपब्लिक डेमोक्रेसी आए, लोगों का राज चले, तो उसके लिए उनकी कुछ एस्पिरेशन थी, हम की दुनिया में क्या करेंगे, आज़ाद भारत होगा तो उसमें हम क्या करेंगे। ओके, तो एस्पिरेशन एंड गोल्स। तो जो नई गवर्नमेंट बनी है, गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए नहीं बनी है कि सिर्फ जो लड़ाई है उसको रोक सके, वो सिर्फ पंचायत नहीं है कि 2 लोग लड़ रहे हैं, एक कम्युनिटी है मान लो 1 लाख लोगों की, तो उनमें कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनको रोकना ही उनका काम नहीं है। गवर्नमेंट का काम है इनके लाइफस्टाइल को अच्छा करना। इनकी कुछ सोच थी कि हम ऐसे पढ़े अच्छे कॉलेजों में, तो उनके लिए अच्छी कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी का इंतजाम करना, अच्छे स्कूलों का इंतजाम करना, उनके लिए अच्छी बुक्स का इंतजाम करना, जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए अच्छे भोजन का, अच्छे फूड का इंतजाम करना। तो ये सब है जो गोल्स थे। तो ये गोल्स भी जरूरी है और इसको अश्योर किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। हमारे आपको आगे बताएंगे इसमें बारे में क्या है, पहले आगे पढ़ते हैं। द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, उसके बारे में बात करते हैं, कैसे बना, वो क्या हुआ उसमें। द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या अथॉरिटी है। सबसे पहले अपने इसके अंदर पढ़ेंगे मोड ऑफ प्रोमulgation। अब इसका मतलब क्या है, अब कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर जगह कैसे पहुंचा है। प्रोमulgation मतलब कि इसका प्रचार, इसका प्रचार कैसे हुआ है, भी कैसे पता चला कि हमें कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कंट्री आज़ाद हुई है 15 अगस्त 1947, लेकिन हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो दिसंबर 1946 में ही बनना स्टार्ट हो गया था। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, किन लोगों को ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की अथॉरिटी दी जाए, वो लोग कौन होंगे, इसका प्रचार कैसा होगा, इसको अश्योर कैसे किया गया। तो इसको अश्योर करने के लिए कुछ बैलेंस था, तो इनको अश्योर कौन करेगा। अब जो हमारा संविधान बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वो लोग कौन होंगे, वो लोग होंगे हमारे फ्रीडम फाइटर। अब आप सोचिए भी कुछ रूल्स बन रहे हैं, वो रूल्स हमने फॉलो भी करने हैं, तो कौन चाहेगा भी किसी और के बनाए हुए रूल हम फॉलो करें, कोई नहीं चाहेगा भी इसने कुछ रूल बना दिए मैं उसको फॉलो क्यों करूं। लेकिन अगर अपने घर वाले जो हमारा भला चाहते हैं वो ही कुछ रूल्स बनाएं तो हम उसको फॉलो करेंगे। जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, फ्रीडम फाइटर वो लोग थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत काम किया, बहुत खून पसीना बहाया, जैसे कि वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ऐसे BR अम्बेडकर, ऐसे बड़े बड़े लोग जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया था, तो वो थे हमारे फ्रीडम फाइटर। अब अगर हमारे फ्रीडम फाइटर जिन्होंने हमें इंडिपेंडेंस, हमारी इंडिपेंडेंसी के लिए, हमें आज़ाद करवाने के लिए, हमें फ्री करने के लिए ब्रिटिश रूल से इतनी कोशिश की है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा बनाएंगे। तो वो लोग कौन होंगे, हमारे फ्रीडम फाइटर। ओके, अब इसके बारे में बताते हैं। अब इसके अंदर अपने को और क्या कुछ मिलना चाहिए, संविधान के अंदर क्या कुछ मिलना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं अपने। द सबस्टेंसिव प्रोविजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, द अब इसका मतलब क्या है, एक संविधान बनेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कुछ रूल्स बन रहे हैं, हमें उसका क्या फ़ायदा, हमें उसके मेन 2 फायदे होने चाहिए, एक तो फ्रीडम और एक इक्वेलिटी। हमें हमारे संविधान ने बहुत फ्रीडम दी है, हम जहाँ चाहे पढ़ सकते हैं, जो चाहे बोल सकते हैं। फ्रीडम मतलब ये नहीं है भी जाकर किसी का मर्डर कर देंगे या कोई गलत काम कर देंगे, इसका मतलब ये फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम कुछ रूल्स के, कुछ नियमों के दायरे में रह के जो सही बातें हैं, हमारा पढ़ने का मन कर रहा है, हमारा गाने का मन कर रहा है, हम कहीं जाना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं, तो ये हमें फ्रीडम है। हमें सरकार की, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी पसंद नहीं है तो हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमने सरकार से कोई मांग करनी है, कुछ मनवाना है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं, हम मीडिया के पास जा सकते हैं, हम कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी की प्राइवेसी नहीं कर सकते लेकिन कुछ पब्लिक है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, ये हमारी फ्रीडम है। इक्वालिटी मतलब पहले क्या था, अलग अलग क्लासेस में हमारा देश बंटा हुआ था, हाई क्लास, लो क्लास तो है, इसके अलावा भी कास्ट है, उस हिसाब से क्लासेस या SC ST को अलग मानते थे, ऐसे कुछ भेदभाव थे, डिस्क्रिमिनेशन थे, तो उसमें बंटा हुआ था। लेकिन हमारे संविधान के अनुसार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सभी लोग एक बराबर हैं, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है। जब वोटिंग होती है ना, इलेक्शन होता है, तो चाहे वो बिल्कुल गरीब आदमी है, चाहे बहुत अमीर आदमी है, चाहे वो बेरोजगार है, उसके पास कोई काम नहीं है, चाहे वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, सभी का वोट काउंट होता है और सभी को एक ही वोट मिलता है। एक ही वोट देने का मतलब राइट है सभी को, तो सभी इक्वल हैं। ये नहीं है कि कोई अलग है। जैसे पहले क्या था, जब कुछ देशों में
ये सोचा गया कि वोट कौन देगा। जैसे एक छोटी सी आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं इक्वलिटी वाला। सबसे पहले अपने देखते हैं वोट के लिए क्या इक्वलिटी का क्या था। जैसे हमारे देश में क्या है, जो पर्सन 18+ है, यानी जो 18 साल से अधिक का है, ज़्यादा उम्र का है, वो सभी लोग वोट दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, कोई भी काम करते हैं, कुछ भी है। अगर वो इंडियन सिटीजन है तो वो वोट कर सकते हैं। लेकिन पहले कुछ देशों में ये राय थी कि वोट वही लोग करेंगे जो वेल सेटल्ड हैं। वो कह रहे थे कि वोट वो लोग करेंगे जो अमीर हैं। जैसे कह रहे हो जो गरीब आदमी है उसको तो अपने खाने पीने से फुर्सत नहीं है, उसको कमाई से फुर्सत नहीं है, वो कैसे सोचेगा अभी कौन सी सरकार अच्छी है, कौन आदमी अच्छा है, कौन हमारा भला कर सकता है, वो नहीं सोच सकते। तो इस हिसाब से हो गया डिस्क्रिमिनेशन। मतलब उन्होंने सिर्फ अमीरों को राइट दे दिया कि आप लोग वोट डाल सकते हो, गरीबों को उन्होंने राइट दिया नहीं, तो ये बहुत गलत बात थी। आगे देखते हैं क्या था इसके अंदर। हाँ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही बैलेंस्ड है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। बैलेंस का मतलब क्या है? तो देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। आपको दिखने लगा, मैं इधर लिख देता हूँ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बैलेंस्ड है और ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। अब इनमें बैलेंस कैसे हैं देखिए, LEJ, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब इसका मतलब क्या है? हमारी जो गवर्नेंस है उसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट लेजिस्लेटर, विधायिका। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए पहला पार्ट है लेजिस्लेटर, दूसरा पार्ट है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और तीसरा पार्ट है जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। अब इसका मतलब क्या समझिए आप। सबसे पहले है लेजिस्लेटर, यानी कि वो संस्था जो हमारे रूल्स बनाएगी। जैसे हमारी पार्लियामेंट नए नए रूल्स बना सकती है, अपडेट कर सकती है, ठीक है। जैसे कि कुछ दिन पहले 3 तलाक का कानून आया, और भी बहुत सारे रूल्स आते रहते हैं। तो पार्लियामेंट रूल्स बना सकती है, पार्लियामेंट से बताएगी भी कौन सी कंपनी कैसे भारत में आके रोजगार कर सकती है। जैसे एक चीज़ थी मेक इन इंडिया, समझ गए ना, या फिर टैक्स को ठीक किया GST, तो ये पार्लियामेंट ने रूल्स बनाए हैं। ओके, तो आगे आता है एग्जीक्यूटिव। अब वो रूल्स है, ये तो यानी भी प्रधानमंत्री खुद आके वो सारे रूल्स लाएंगे। अब उन रूल्स को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लांट कौन करेगा? वो काम है एग्जीक्यूटिव का। जैसे DM है, कलेक्टर है, या कोई मेंटेनेंस के लिए है रूल्स हैं, या फिर कोई क्राइम से लड़ने के रूल्स है तो IPS है, पुलिस है, वो उनको फॉलो करवाएगी, ठीक है। अब ये दोनों अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करें, तो इनको रोकने के लिए इनके ऊपर बनाएगी एक जुडिशरी, समझ गए। जैसे सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो गलत है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर रहा है। जैसे बोल दिया कि कोई भी अपने रिलीजन को नहीं पढ़ सकता है, जैसे बोल दिया कि कोई आदमी उस मंदिर में नहीं जा सकता, तो इसके खिलाफ लोग कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट कोई नया रूल निकाल दे कि इन लोगों को कभी भी फैक्ट्री में काम नहीं मिलेगा, तो ये गलत काम है ना, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसके खिलाफ अपने कोर्ट में जा सकते हैं। या फिर मान लो आजकल चल रहा है, जैसे कोई क्वेश्चन पेपर गलत हो गया है, गलत चेक हो गया है, गलत लोगों को जॉब दे दी गई है जो उसके हकदार नहीं थे, तो उनके खिलाफ लोग कोर्ट में चले जाते हैं, फिर रिट लगा देते हैं। ओके, तो एक बहुत ही वेल मेंटेन बैलेंस सिस्टम है, जो ये तीनों एक दूसरे के आसपास चलते रहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके में सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है, इसमें एक तो अमेंडमेंट हो सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बढ़िया इतना अच्छा कि इसमें एक तो अमेंडमेंट हो सकता है, दूसरा ये फ्लेक्सिबल है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए अमेंडमेंट मतलब क्या है, अब हर चीज़ वक्त के हिसाब से अपडेट करनी जरूरी है। जैसे आज से 10-15 साल पहले अपने छोटे फ़ोन चलाते थे नोकिया वाले, फिर थोड़े से और एडवांस आ गए, टच स्क्रीन फ़ोन आ गए, फिर उसके और आगे एडवांस मोबाइल आ गए, आज के टाइम में और भी एडवांस आ रहे हैं, 4G चल रहे हैं, समझिए ना। पहले 2G बहुत अच्छा लगता था, 2G चल रहा है, अच्छे वीडियो चल गई यूट्यूब पर, फिर धीरे धीरे 3G आ गया, अब 4G आ गया। अब अगर स्पीड ना 200 KB से कम हो जाए, लोग सोचते हैं ये क्या है। पहले तो कभी 10 KB/s आए थे तो बहुत बड़ी स्पीड थी, आज के टाइम में अगर 200 KB से नीचे चली जाए तो कहते हैं क्या है। वक्त के हिसाब से चीज़ों को सेट करना पड़ता है। तो हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि कभी जरूरत है तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे चलान का एग्जांपल देते हैं। आज के टाइम में मान लो किसी आदमी के पास हेलमेट नहीं लगा तो उसका चलान हो जाएगा, लगभग शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसका चलान हो जाएगा 200 रुपीज़ का, 200 रुपये का उसका चलान हो जाएगा। ठीक है, जब देश आज़ाद था तब तो ये बहुत ज़्यादा थे, तब चलान कितना होगा, तब चलान होगा मान लो 1 रुपया होगा। अगर मान लो इसको अमेंडमेंट ना किया जाता, तब से अब तक 1 ही होता, तो आज के टाइम में किसी का चलान हो जाए, बोले ये ले 1 रुपया। कोई हेलमेट नहीं लगाया क्या गया, उसको पुलिस ने रोक लिया, अभी रोको, लिखा हेलमेट नहीं है, और पेपर नहीं है, चलान बना दिया कितने का, 5 रुपये का, वो दे देगा ये ले। तो वक्त के हिसाब से हर चीज़ों को अपडेट करना जरूरी है, और यही हमारे देश के संविधान की खासियत है कि इसमें अमेंडमेंट हो जाता है। दूसरी बात, हमारा कुछ हार्ड भी है। देखिए, ये सब कुछ देख के लग रहा है कि हमारा जो संविधान है बहुत ज़्यादा अजीब सा है। अजीब नहीं है, अच्छा है। ये फ्लेक्सिबल भी और हार्ड भी है। फ्लेक्सिबल मतलब ये अपने आप को अपडेट करने की अनुमति देता है, ये अलाउ करता है कि मुझे अपडेट करो टाइम के हिसाब से। लेकिन उसके हिसाब से देखो, संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बना था, 70 साल पहले की बात है। तब में और आज में कितना फर्क आ गया, कितनी दुनिया बदल गई है। तब किसी ने सोचा था कि आने वाले टाइम में इंटरनेट आएगा, सोशल मीडिया आएगी, साइबर क्राइम होंगे, समझ गए ना। 1940 में 50 में कौन से साइबर क्राइम थे, तब कंप्यूटर नहीं थे। तो आज के टाइम में साइबर क्राइम भी हो रहे हैं, तो उस हिसाब से नए कानून बनाने पड़ेंगे। तो तब के लोगों को, जिन्होंने हमारे जो लीडर्स थे, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, उनको पता था कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ अपडेट करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कुछ दी जगह कि अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है। इसके अलावा थोड़ा हार्ड भी है। हार्ड मतलब जो इसका बेसिक कोर है, हम उसे नहीं बदल सकते। बेसिक कोर में बताया है कि जो हमारा लीडर है वो जनता द्वारा चुना गया होगा। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है हम उन्हें इनडायरेक्टली चुनते हैं, इस चीज़ को वो नहीं बदल सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो हटा के अब मैं ही सारी उम्र प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ऐसे नहीं कर सकते। वो हमने वो चुना है, ये हमें पावर दी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, और इसको किसी भी अमेंडमेंट से बदल नहीं सकते हैं। ये इसकी खूबसूरती, इसकी सुंदरता हमारे संविधान की। आगे देखते हैं अब संविधान बना कैसे, इसके बारे में अपने आगे क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।